जय हिंद साथियों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मेरे प्यारे साथियों का बीए सेमेस्टर वाला में। जी हाँ दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे पॉलिटिकल साइंस का POL 308 दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का जो पेपर कोड है बच्चों का POL 308 है। ठीक है, ये लास्ट पेपर है इनका बीए थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर एग्जाम 2024-25 पॉलिटिकल साइंस का पेपर 2 क्लास 6 है। ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के जो बच्चे हैं उनका पेपर कोड है POL 308। और आप भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, किसी भी राज्य से हैं, तो आपका पॉलिटिकल साइंस के अंदर पेपर का नाम है इंटरनेशनल रिलेशंस एंड पॉलिटिक्स, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और राजनीति। तो आप इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, चले साथियों, इसमें क्लास 6 है। क्लास 6 से आने वाले टॉप 100 MQs विथ नोट्स सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए। चले इसमें देखते हैं पहला प्रश्न आपका क्या पूछा है। इसमें पहला प्रश्न आपका पूछा है साथियों, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किसके तहत हुई? तो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत हुई। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले आगे बढ़ते हैं साथियों। की पॉइंट्स देखिए, इसमें मिस मत करिएगा, बहुत ही शानदार की पॉइंट्स है। क्या है देखिए, भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC, ठीक है, NHRC की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। आपके एग्जाम में पूछता है साथियों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 12 अक्टूबर 1993 को। ठीक है, ध्यान रखेंगे। किसके तहत हुई थी? तो मानवाधिकार अधिनियम, ठीक है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत हुई थी। देखिए, ये जो छोटे छोटे प्रश्न हैं ये सभी याद रखिएगा, ये सभी आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न आपका क्या है, प्रवासी कामगारों के अधिकार कौन सा है? जो प्रवासी कामगार है उनके अधिकार कौन कौन से भैया? तो अपने मूल देशों से आने जाने की स्वतंत्रता का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार है, दास्ता या जबरन अनिवार्य से मुक्ति का अधिकार है। ठीक है, चले डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सभी। तीसरा प्रश्न आपका क्या पूछा है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक है, जो राष्ट्रीय मानवाधिकार है ये क्या है? तो एक सांविधिक निकाय है और संवैधानिक निकाय है, दोनों है। इस प्रश्न में ट्विस्ट है, देखिए कैसे आपके एग्जाम में पूछता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है एक, ठीक है, तो कभी कभी ये दोनों ऑप्शन में देगा आपको, या तो कभी ऑप्शन में ये देता है विधिक संस्था है या फिर वैधानिक निकाय है। तो देखिए यहाँ पर चारों में से कोई एक भी कभी कभी लिख करके देता है। मान लीजिए चार ऑप्शन आपका दिया A B C और D, तो ABCD में से कोई एक लिख करके देखा, विधिक संस्था, वैधानिक संस्था या फिर संवैधानिक निकाय या फिर सांविधिक निकाय। ठीक है, तो इन चारों को मैंने बता दिया, अब आपका उत्तर गलत नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग क्या है? सांविधिक निकाय, संवैधानिक निकाय और विधिक संस्था और वैधानिक निकाय, चारों एक ही है, ध्यान रखेंगे। चलिए चौथा प्रश्न आपका क्या पूछा है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा हैं, सी ऑप्शन करेक्ट है आपका। ठीक है, न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा 2 जून 2021 से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के अध्यक्ष हैं। इसका फुल फॉर्म भी पूछता है तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, NHRC राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। चलिए पांचवा प्रश्न आपका क्या है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया जा सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट का कोई भी सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होता है, उसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, चले जो की पॉइंट्स है इसे मिस मत करिएगा, बहुत ही शानदार की पॉइंट्स है। चले की पॉइंट्स को पढ़ने का प्रयास करते हैं साथियों। देखिए, भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के अध्यक्ष के रूप में भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को नियुक्त किया जा सकता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित 6 सदस्यीय समिति की सिफारिशों पर आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। इस समिति में शामिल सदस्य कौन कौन होते हैं? प्रधानमंत्री शामिल होता है, लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, दोनों सदनों में विपक्ष के नेता, संसद और केंद्रीय गृह मंत्री, ये सभी मिल करके राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनको नियुक्त करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट की पॉइंट है। ये आपके एग्जाम के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसके लिए भी, और जो आपके
एग्जाम होने वाले हैं कॉलेज में, उसके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चले छठवां प्रश्न क्या है आपका, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसकी स्थापना 1993 में हुई थी, तो बिल्कुल करेक्ट है। मानवाधिकार उल्लंघन के मामले में आयोग को दोषियों को सजा देने का कोई अधिकार नहीं है, यह भी करेक्ट है आपका। इस आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की जाती है, ये गलत है आपका। ठीक है, ये कथन सही नहीं है। ठीक है, अभी आपने ऊपर पढ़ा है कि किस तरीके से मानवाधिकार आयोग के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति होती है। ठीक है, किसके द्वारा होती है, ये भी मैंने आपको काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करके बता दिया है। चले सातवां प्रश्न आपका क्या है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल क्या है। तो यह 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक होता है। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट है आपका। आठवां प्रश्न आपका क्या है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए गठित समिति में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है। तो राष्ट्रपति शामिल नहीं होता है, पहला ही ऑप्शन है। ठीक है, प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष, मुख्य विपक्षी दल के नेता भी होते हैं, इन सभी के बारे में ऊपर आपको मैंने पढ़ाया है। ठीक है, राष्ट्रपति नहीं होता है। नवा प्रश्न आपका क्या है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वैश्वीकरण को परिभाषित करता है। तो जो प्रवाह है, ठीक है, प्रवाह, ये वैश्वीकरण को परिभाषित करता है, ये ऑप्शन करेक्ट है आपका। 10वां प्रश्न आपका क्या पूछा है, किसने कहा कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण है। तो यह बी आई लेनिन ने कहा था, बी ऑप्शन करेक्ट है आपका। बी आई लेनिन ने साल 1916 में लिखी अपनी किताब साम्राज्यवाद पूंजीवाद का उच्चतम चरण में कहा था कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण है। इनकी किताब कौन सी है, साम्राज्यवाद पूंजीवाद का उच्चतम चरण। ठीक है, कब लिखे थे, 1916 में। ठीक है, चले देखिए बुक के बारे में भी पूछता है, तो बुक भी मैंने पढ़ा दिया, और कब लिखे थे बुक को वो भी मैंने पढ़ा दिया। ठीक है, चले ध्यान में रखेंगे सभी प्रश्नों को। 11वां प्रश्न आपका, कौन भूमंडलीकरण का आलोचक नहीं है। भूमंडलीकरण का आलोचक कौन नहीं भैया, तो मनमोहन सिंह भूमंडलीकरण के आलोचक नहीं है। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 12 क्या है, विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ। तो यह 18वीं शताब्दी से आरंभ हुआ। ठीक है, 12 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 13 नंबर प्रश्न आपको क्या पूछा है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। तो रेशम मार्ग से होता था, बी ऑप्शन करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 14 क्या है, गिरमिटिया किसे कहा जाता है। तो जो गिरमिटिया होते थे अनुबंधित मजदूर को कहा जाता था। ठीक है, अच्छा ये गिरमिटिया क्या है इसके बारे में मैं चलिए आपको बता देता हूँ। देखिए अंग्रेजों ने 1834 में गिरमिट प्रथा शुरू की थी। इसके तहत कागज पर अंगूठे का निशान लगवाकर हर साल हजारों भारतीय मजदूरों को मॉरिशस, साउथ अफ्रीका, फिजी, गुयाना, त्रिनिदाद जैसे तत्कालीन ब्रिटिश उपनिवेशों में भेजा जाता था। जहाँ जहाँ ब्रिटिश कंपनियाँ थी वहाँ वहाँ अंग्रेज़ों ने भारतीय जो यहाँ के व्यक्ति थे, मजदूर थे, उनको गिरमिट प्रथा के तहत, ठीक है, जहाँ जहाँ कंपनी थी ब्रिटिश सरकार की वहाँ पर ये भेज देते थे। ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसकी प्रथा 1834 में शुरू हुई थी, अंग्रेजों ने की थी। 15 नंबर प्रश्न क्या है, 7वीं WSF बैठक आयोजित की गई। 7वीं जो WSF बैठक है साथियों, यह नैरोबी जनवरी 2007 में आयोजित की गई थी, बी ऑप्शन करेक्ट है आपका। अच्छा, WSF का फुल फॉर्म होता है विश्व सामाजिक मंच। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा, 7वीं विश्व सामाजिक मंच WSF की बैठक जनवरी 2007 में केन्या की नैरोबी में आयोजित की गई थी। इस बैठक में 110 से 1400 संगठनों ने हिस्सा लिया था और 66,000 लोग पंजीकृत थे। ठीक है, चले 16 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा साथियों, वैश्वीकरण का विरोध भारत में कौन से संगठन द्वारा हो रहा है। तो इंडियन सोशल फोरम के द्वारा, सी ऑप्शन करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 17 क्या पूछा है, आसियान का पूरा नाम क्या है। यहाँ पर आसियान लिखा है, तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है आपका।
चलिए 18 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा है, आसियान के प्रेक्षक देश कितने हैं? तो आसियान के प्रेक्षक देश 2 हैं। अच्छा, वो 2 देश कौन कौन से हैं? देखिए, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन आसियान के 2 प्रेक्षक देश हैं। पहला है पूर्वी तिमोर और दूसरा है पापुआ न्यू गिनी। इसमें ध्यान रखिएगा साथियों, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन यानी आसियान में 2010 तक एक पर्यवेक्षक राज्य था, ठीक है, बाद में 2 हो गए हैं। आसियान की स्थापना कब हुई थी? 8 अगस्त 1967 को 5 सदस्य देशों के साथ हुई थी। कौन कौन वो देश थे? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। देखिए, आसियान में 10 सदस्य देश हैं। कौन कौन से हैं? ब्रुनेई, दारुसलाम, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। आगे देखिए, आसियान का मुख्यालय कहाँ भैया? इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। आसियान +3 नामक एक विस्तार भी मौजूद है, ठीक है। आसियान +3 नामक एक विस्तार भी मौजूद है जिसमें चीन, जापान और दक्षिण कोरिया शामिल है। इसके बारे में भी पूछेगा तो ध्यान रखिएगा, आसियान +3, ठीक है। चले 19 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा है, आसियान की स्थापना से संबंधित है? तो बैंकॉक घोषणा पत्र है, ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट है आपका, बहुत ही शानदार प्रश्न है। 20 नंबर प्रश्न क्या है आपका, आसियान का पहला शिखर सम्मेलन कब हुआ? तो 1976 में हुआ था, ठीक है। 23-24 फरवरी 1976 कहाँ हुआ था? इंडोनेशिया में। चलिए 21 नंबर प्रश्न क्या है, शब्द इनर सिक्स किससे संबंधित है? इनर सिक्स यूरोपीय समुदाय बाजार ईईसी से संबंधित है। डी ऑप्शन करेक्ट है आपका। इनर सिक्स क्या होता है, चलिए आपको बता देते हैं। देखिए, इनर सिक्स शब्द यूरोपीय आर्थिक समुदाय ईईसी से जुड़ा है। इनर सिक्स के 6 सदस्य देश हैं, बेल्जियम, फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, इटली, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग। देखिए, मैं जितना भी पढ़ा रहा हूँ ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काम आएंगे, ध्यान रखिएगा साथियों। 22 नंबर प्रश्न क्या है, वर्तमान में यूरोपीय संघ में कितने सदस्य हैं? वर्तमान में यूरोपीय संघ में कुल 28 सदस्य हैं, ठीक है। वो कौन कौन से भैया, चलिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, यूरोपीय संघ ईयू में इस समय 28 सदस्य देश हैं। ऑस्ट्रिया है, बेल्जियम है, बुल्गारिया है, क्रोएशिया है, साइप्रस गणराज्य है, चेक गणराज्य है, डेनमार्क है, एस्टोनिया है, फिनलैंड है, ठीक है। एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आयरलैंड, इटली, ताल्विया, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन और स्वीडन। अच्छा, इसको याद करना क्यों जरूरी है, चलिए मैं आपको आगे बता देता हूँ। देखिए, इसी तरह से प्रश्न पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा देश ईयू का सदस्य देश नहीं है, ठीक है। तो अभी आपने क्या पढ़ा है, अभी आपने क्या पढ़ा भैया, इन 28 जो देश हैं भैया, ठीक है, जो 28 देश हैं इन सभी के नाम याद करने पड़ेंगे, ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यूरोपीय संघ का सदस्य देश नहीं है, कौन है? एस्टोनिया, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड या फिर माल्टा। तो स्विट्जरलैंड नहीं है, ठीक है। एस्टोनिया, डेनमार्क और माल्टा आप पढ़े हैं अभी, ठीक है। यूरोपीय यूनियन ईयू इसका मतलब होता है यूरोपीय यूनियन, ठीक है। चले 24 नंबर प्रश्न आपका क्या है, निम्नलिखित में से कौन से 2 देश यूरो जोन के भागीदार नहीं है? तो डेनमार्क और यूनाइटेड किंगडम। बी ऑप्शन करेक्ट है आपका 24 का। चले प्रश्न नंबर 25 आपका क्या पूछा है, विश्व व्यापार संगठन कब लागू हुआ? जो विश्व व्यापार संगठन है यह 1 जनवरी 1995 को लागू हुआ था, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन 1 जनवरी 1995। अच्छा, विश्व व्यापार संगठन क्या है? डब्ल्यूटीओ को विश्व व्यापार संगठन कहते हैं। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। यह एक अंतर सरकारी संगठन है, ठीक है। पूछता है आपके एग्जाम में कि डब्ल्यूटीओ कैसा संगठन है, तो अंतर सरकारी संगठन है, ध्यान रखेंगे, जो राष्ट्रों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियमन से जुड़ा है। प्रश्न नंबर 26 आपका क्या पूछा है, 1 जनवरी 1995 को डब्ल्यूटीओ के कितने सदस्य थे? तो 76 सदस्य थे भैया, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट है आपका। ध्यान रखेंगे, 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन यानी डब्ल्यूटीओ, ठीक है, डब्ल्यूटीओ
WTO के 76 सदस्य देश थे। 13 दिसंबर 1995 तक इसमें 36 और सदस्य शामिल हो गए। आपके एग्जाम में पूछता है कि 36 सदस्य देश कब शामिल हुए थे WTO में, तो 13 दिसंबर 1995, ठीक है, जिसमें कुल संख्या 112 हो गई थी लेकर के, ठीक है। वर्तमान में WTO में 164 सदस्य देश हैं, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। यूरोपीय संघ भी शामिल है, इनमें यूरोपीय संघ में शामिल है कौन कौन से, ईरान, इराक, भूटान, लीबिया जैसे 25 देशों को पर्यवेक्षक का दर्जा मिला हुआ है। भारत 1 जनवरी 1995 को WTO का सदस्य है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पूछता है आपके एग्जाम में भारत WTO का सदस्य कब बना था, 1 जनवरी 1995। 8 जुलाई 1948 से भारत गैट का भी सदस्य है, GATT, ठीक है, इसका भी सदस्य है 8 जुलाई 1948 से। प्रश्न नंबर 27 आपका क्या पूछा है, WTO में पर्यवेक्षक सरकारें कितनी है। WTO में पर्यवेक्षक सरकारें 25 है, ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट है आपका 27 का। प्रश्न नंबर 28 क्या पूछा है आपका, कौन सा देश विश्व व्यापार संगठन WTO के 164वां सदस्य देश बना, तो अफगानिस्तान था भैया, ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट है आपका। देखिए कब बना था अफगानिस्तान WTO का 164वां सदस्य देश, तो 29 जुलाई 2016 को अफगानिस्तान विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का 164वां सदस्य देश बना था, ठीक है। चले 29 नंबर प्रश्न आपका क्या है, WTO का मुख्यालय है कहाँ पर है, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में। प्रश्न नंबर 30 आपका क्या पूछा है, 1 जनवरी 1995 को GATT को किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, तो यह विश्व व्यापार संगठन WTO के द्वारा, ठीक है, WTO के द्वारा GATT को प्रतिस्थापित किया गया था। GATT गैट, ठीक है, अभी मैंने आपको पढ़ाया ना, भारत भी शामिल हुआ था। चले 31 नंबर प्रश्न क्या है आपका, विश्व व्यापार को बढ़ावा देने के लिए किसकी अप्रभाविता को दूर करने के लिए WTO का गठन किया गया था, तो गैट का गठन किया गया था, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 32 आपका पूछा है, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की स्थापना GATT उरुग्वे दौरे समझौते के अंतिम अधिनियम को लागू करने के लिए की गई थी। चलिए 33 नंबर प्रश्न आपको क्या है, WTO एक अस्थाई संस्था है, ये ऑप्शन करेक्ट है। प्रश्न नंबर 34 क्या है आपका, शीत युद्ध यानी कोल्ड वार के अर्थ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका एवं सोवियत संघ दोनों महाशक्तियों के पारस्परिक विरोध को शीत युद्ध कहा गया, बिल्कुल करेक्ट है आपका, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 35 नंबर प्रश्न क्या है, भारतीय विदेश नीति के प्रमुख लक्ष्यों में से कौन सही है, देश के विकास के लिए साधन एवं परिस्थितियां जुटाना, बिल्कुल, विश्व में चल रहे पारस्परिक विवादों से दूरी बनाए रखना, बिल्कुल, प्रवासी भारतीयों के हितों की रक्षा करना, यह भी करेक्ट है आपका, उपयुक्त सभी हो जाएंगे। चलिए प्रश्न नंबर 36 क्या है, बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष हुआ था, बांग्लादेश का निर्माण 1971 में हुआ था। प्रश्न नंबर 37 है आपका, स्वतंत्रता के बाद भारत अपनी नीतियों के संचालन में निम्न में से किन नीतियों को महत्व दिया है, तो जनतांत्रिक समाजवाद की स्थापना, भारतीय समाज की व्यवस्था एवं आधुनिक सामाजिक व्यवस्था के बीच समन्वय और वसुधैव कुटुंबकम का सूत्र, ये सभी, ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38 क्या पूछा है, संयुक्त राष्ट्र चार्टर में होता है, संयुक्त राष्ट्र चार्टर में संगठनों के उद्देश्य होते हैं साथियों, ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट है आपका। चलिए प्रश्न नंबर 39 क्या है, संयुक्त राष्ट्र का मुख्य उद्देश्य क्या है, संयुक्त राष्ट्र का मुख्य उद्देश्य है सार्वभौम सहयोग और आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक समस्याओं में सुधार लाना, राष्ट्रों के बीच संबंधों में सामंजस्य बनाना, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना, ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चले 40 नंबर प्रश्न क्या है आपका, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो न्यूयॉर्क में स्थित है, ये ऑप्शन करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 41 क्या है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नायक कौन था, अब्राहम लिंकन थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन और जॉन एडम्स थे, सभी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 42 क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे,
तो जॉर्ज वाशिंगटन थे, बिल्कुल करेक्ट है आपका डी ऑप्शन। प्रश्न नंबर 43 क्या है साथियों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या है कितनी है भैया, तो 5 है। ठीक है, अब कौन कौन है देखिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य हैं, चीन, रूस संघ, ठीक है, रूसी संघ, फ्रांस, चीन, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रश्न नंबर 44 है आपका, सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत को तैयार करने वाला पहला गठबंधन निम्नलिखित में से कौन था, तो नाटो है भैया। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट है। प्रश्न नंबर 45 क्या है, निम्नलिखित में से कौन एक इस्लामी संगठन नहीं है, हमास, हिजबुल मुजाहिदीन, ये दोनों है ससुरे। KJLF भी है, लिट्टे नहीं है। ठीक है, लिट्टे ये श्रीलंका का उग्रवादी संगठन है। ठीक है, देखिए लिट्टे का फुल फॉर्म है लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, LTTE, लिट्टे। ठीक है, यह श्रीलंका का एक प्रमुख उग्रवादी संगठन था। ठीक है, लिट्टे की स्थापना साल 1976 में वेलुपिल्लई प्रभाकरण ने की थी। देखिए अगर आप पढ़ रहे हैं छोटा छोटा क्लिप तो इसे पढ़ना जरूरी है, ये सभी आपके एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, 46 नंबर प्रश्न क्या है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की सीट है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की सीट क्या है, हेग, नीदरलैंड में, पीस पैलेस में है भैया। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 47 क्या है, तीसरी दुनिया की राजनीति अवधारणा है, तीसरी दुनिया की राजनीति की अवधारणा क्या है, देखिए जिन राष्ट्रों ने संयुक्त राज्य अमेरिका और जैसे किसी भी देश, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका है और किसी भी देश की जो सर्वोच्चता है उसे स्वीकार नहीं करते हैं, वो तीसरी दुनिया के देश होते हैं। ठीक है, चले 48 नंबर प्रश्न क्या है आपका, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य चुने जाते हैं, तो 2 साल के लिए चुने जाते हैं। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट है आपका 48 का। प्रश्न नंबर 49 क्या है, यथार्थवाद के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का सार है, यथार्थवाद के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का सार क्या है, सत्ता की खोज। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 50 क्या पूछा है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश चुने जाते हैं, तो 9 साल के लिए चुने जाते हैं भैया, ये ऑप्शन करेक्ट है आपका। अच्छा, आप लोग जो POL, ठीक है, 308 है साथियों, इसमें मैंने 2 पेपर सॉल्व कराए हैं पेपर 2 के, तो वो दोनों पेपर जाके देख लीजिएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट में लिंक है, जा करके ज़रूर देख लेंगे, काफ़ी हेल्प हो जाएगा, उससे भी कई सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आ रहे हैं। चले इसमें प्रश्न नंबर 51 है, यथार्थवाद एक सामान्य दर्शन है जिसे कमोबेशन, ठीक है, कमोबेशन आदर्शवाद का विरोधी माना जा सकता है। ठीक है, यथार्थवाद एक सामान्य दर्शन है जिसे कमोबेश आदर्शवाद का विरोधी माना जा सकता है। 52 नंबर प्रश्न क्या है, सार्क का अर्थ है, सार्क का अर्थ होता है क्षेत्रीय सहयोग के लिए दक्षिण एशियाई संघ, ये ऑप्शन करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 53 क्या है, बच्चों के मानवाधिकार, तो बच्चों के मानवाधिकार सुरक्षा का अधिकार है, भागीदार का अधिकार है, जीवित रहने का अधिकार है। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट है। प्रश्न नंबर 54 क्या पूछा है, मानवाधिकार आयोग विधेयक को लोक में पेश कब किया गया था, तो भैया यह किया गया था 92 में। ठीक है, 1992 में। प्रश्न नंबर 55 क्या पूछा है, मानवाधिकार को वर्गीकृत किया गया, मानवाधिकार को एकजुटता का अधिकार, नागरिक और राजनीति का अधिकार, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक का अधिकार। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सभी। प्रश्न नंबर 56 क्या है, अधिकारों के समाज कल्याण सिद्धांत का अर्थ है, तो अधिकार समाज द्वारा बनाए जाते हैं और सामाजिक कल्याण को साकार करने के उद्देश्य होते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है। प्रश्न नंबर 57 क्या है, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था, तो यह 1929 में आरंभ हुआ था। अच्छा, ख़त्म कब हुआ था भैया, 1939 में। ठीक है, आधुनिक इतिहास का सबसे बड़ी लंबी आर्थिक मंदी, जिसे महामंदी के नाम से जाना जाता है, 1929 में शुरू हुई थी और लगभग 1939 तक चली थी। कब शुरू हुई थी और कब ख़त्म हुई थी ये भी पूछता है, ध्यान रखेंगे। 1 वर्ष के भीतर कितनी खिलौनों की दुकानों ने भारतीय खिलौनों को चीनी खिलौनों में बदल दिया था, तो 70 से 80%। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है आपका।
प्रश्न नंबर 59 है, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कब की गई? तो 1948 में की गई थी। ठीक है, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 में की गई थी, ध्यान रखिएगा। 60 नंबर प्रश्न है, भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर टिका है? जो भूमंडलीकरण है उदारवाद विचारधारा पर टिका है, डी ऑप्शन करेक्ट है। प्रश्न नंबर 61 क्या है, भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस प्रधानमंत्री ने की थी? तो नरसिम्हा राव जी ने की थी। अच्छा, कब करी थी भैया, ये भी देख लीजिए। नई आर्थिक नीति 1991, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 को आर्थिक संकट के जवाब में नरसिम्हा राव के प्रशासन द्वारा लागू किया गया था। प्रश्न नंबर 62 क्या है भैया, पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक थी, तो क्या था? बर्लिन की दीवार। ठीक है, पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया के बीच का विभाजन का प्रतीक क्या था? बर्लिन की दीवार। चलिए 63 नंबर प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 63 है, बर्लिन की दीवार से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो पढ़ना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। यह पूंजीपति तथा साम्यवादी विश्व के बीच विभाजन का प्रतीक थी, बिल्कुल करेक्ट है आपका। इसका जो निर्माण है द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात किया गया, बिल्कुल। लोगों द्वारा इसे 9 नवंबर 1989 को तोड़ दिया गया, बिल्कुल करेक्ट है आपका, यानी डी ऑप्शन इनकरेक्ट है। ठीक है, यह जर्मनी के दोनों भागों के समीकरण का प्रतीक था, यह आपका गलत है। ठीक है, देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है ये। 64 नंबर प्रश्न क्या है, सोवियत व्यवस्था के निर्माताओं ने निम्नलिखित में से किसको महत्व नहीं दिया है? तो विरोधी दल को महत्व नहीं दिया भैया, सी ऑप्शन करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 65 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं था? तो रूस एक महाशक्ति के रूप में उभरा। ठीक है, ये आपका सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं था। प्रश्न नंबर 66 है, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे? सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव थे, ये ऑप्शन करेक्ट है आपका। देखिए, मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे। वे 1985 से 1991 तक सोवियत संघ के नेता रहे और 1990 से 1991 तक राष्ट्रपति भी रहे। प्रश्न नंबर 67 है आपका, रूसी संसद ने सोवियत संघ से अपनी स्वतंत्रता घोषित की थी, कब घोषित की थी भैया? फरवरी 1990 में। ठीक है, 67 का यह ऑप्शन करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 68 क्या है, शॉक थेरेपी अपनाई गई? शॉक थेरेपी 1990 में अपनाई गई। अब आपके दिमाग में प्रश्न आएगा, सर शॉक थेरेपी क्या है? चलिए बता देते हैं आपको। सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया के देशों को साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर लाने के लिए एक विशेष तरह के मॉडल को अपनाया गया था, जिसे शॉक थेरेपी कहा जाता है। ठीक है, 1990 में आया था, यह भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, 1990 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। प्रश्न नंबर 69 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शॉक थेरेपी का परिणाम नहीं था? तो उद्योगों को निजी क्षेत्र में बेचा गया। ठीक है, चले प्रश्न नंबर 70 क्या है, सोवियत संघ में किस हिंदी फिल्म हस्ती को सबसे ज़्यादा पसंद किया गया? जो सोवियत संघ है इसमें किस हिंदी फिल्म की हस्ती को सबसे ज़्यादा पसंद किया गया भैया? तो राज कपूर को, सी ऑप्शन करेक्ट है। प्रश्न नंबर 71 क्या है, ईयू का मुख्यालय कहाँ है? यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है भैया? तो इसका मुख्यालय है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 72 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा यूरोपीय संघ का उद्देश्य था? तो यूरोपीय संघ का उद्देश्य था एक आर्थिक और एक मौद्रिक संघ की स्थापना, एक आम विदेश और रक्षा नीति को लागू करना। ठीक है, गृह मामलों और न्याय के क्षेत्र में विकसित करना, यह भी आपका करेक्ट है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सभी। प्रश्न नंबर 73 क्या है साथियों, यूरोपीय आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? यूरोपीय आयोग के वर्तमान अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयेन है। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। और इनसे पहले साथियों जीव क्लाउड जंकर थे। ठीक है,
उसके बाद ये बनी थी उर्सुला वान डेर लेयन, ठीक है, यूरोपीय आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 74 है, वर्तमान में सार्क संगठन में कितने सदस्य हैं? वर्तमान में सार्क संगठन में साथियों कुल 8 सदस्य देश हैं। अच्छा, वो 8 सदस्य देशों के मैं नाम बताने वाला हूँ, ध्यान रखिएगा। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क में 8 सदस्य देश हैं। कौन कौन से? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। प्रश्न नंबर 75 क्या है? सार्क कब स्थापित किया गया था? सार्क 1985 में 1985 में सार्क की स्थापना की गई थी। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन इसका पूरा नाम है। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका बांग्लादेश में हुई थी। अच्छा, डेट याद रखिएगा, 8 दिसंबर 1985 कहाँ हुई थी? बांग्लादेश, ढाका। प्रश्न नंबर 76 क्या है आपका? निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य देश नहीं है? तो इसीलिए मैं पढ़ा देता हूँ, 8 सदस्य देशों को मैंने पढ़ाया आपको। अब कौन सा नहीं है? भूटान, नेपाल, मालदीव, ये तीनों है। म्यांमार आपका नहीं है, ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट है। प्रश्न नंबर 77 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा सार्क सदस्य देश सबसे ज़्यादा आबादी वाला है? तो इन चारों में पाकिस्तान सबसे ज़्यादा है, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 78 क्या है? निम्नलिखित समूह में कौन सा सार्क सदस्य मानव विकास सूचकांक में सर्वश्रेष्ठ रैंक धारक है? बहुत ही शानदार प्रश्न है ये, तो श्रीलंका है, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है। प्रश्न नंबर 79 क्या है आपका? सार्क वर्ष 2016-17 की थीम क्या थी? जो सार्क थी, सार्क, ठीक है, इसका 2016-17 में थीम क्या थी भैया? तो सांस्कृतिक विरासत का वर्ष, ठीक है, और भी थी, मैं वो भी बता देता हूँ। देखिए, साल 2016-17 में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क की थीम थी लोकतंत्र और विकास, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई, सांस्कृतिक विरासत, पृथ्वी को बचाओ, ठीक है। मान लीजिए अगर आपके ऑप्शन में सांस्कृतिक विरासत नहीं देता है, लोकतंत्र और विकास देगा, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई दे सकता है, पृथ्वी को बचाओ भी दे सकता है, ठीक है, इसलिए मैंने सब बता दिया। प्रश्न नंबर 80 आपका पूछा साथियों, सार्क के वर्तमान महासचिव कौन है? तो गुलाम सरवर हैं। कौन है भैया? गुलाम सरवर, बी ऑप्शन करेक्ट है आपका, ठीक है, गुलाम सरवर सार्क के वर्तमान महासचिव हैं। अच्छा, ध्यान रखिएगा, 25 अक्टूबर 2023 को बांग्लादेश के राजदूत गुलाम सरवर को, ठीक है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ सार्क के महासचिव के रूप में कार्यभार संभाला इन्होंने। वह सार्क के 15वें महासचिव हैं और बांग्लादेश सरकार के तीसरे महासचिव, ठीक है, सभी ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 81 क्या है? WTO के वर्तमान महानिदेशक कौन है? जो WTO है, ऊपर मैंने आपको पढ़ाया है, इसके वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो नोग्जी ओकोंजो इवेला, ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट है आपका। चलिए ध्यान रखिएगा, नाइजीरियाई अमेरिकी अर्थशास्त्री नोग्जी ओकोंजो इवेला विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की वर्तमान महानिदेशक हैं। 15 फरवरी 2021 को उन्होंने WTO का महानिदेशक नियुक्त किया गया था, ठीक है, 15 फरवरी 2021 को उन्हें WTO का महानिदेशक नियुक्त किया गया था। चलिए देखिए, मैं छोटा छोटा जितना पढ़ा रहा हूँ सभी याद रखिएगा। PDF आप लोग जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। चलिए 82 नंबर प्रश्न है, WTO की संगठनात्मक संरचना में उच्चतम पदानुक्रमित स्तर किसका है? तो मंत्री स्तरीय सम्मेलन का होता है, बी ऑप्शन करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 83 क्या है आपका? अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर डेटा एकत्र और प्रकाशित करता है, कौन करता है? तो OECD करता है, ठीक है, कौन करता है? OECD, ठीक है, इसका फुल फॉर्म बता देते हैं और ये क्या है इसके बारे में भी आपको बता देते हैं। देखिए, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, OECD, ठीक है। इसमें 38 सदस्य देशों की एक अंतर सरकारी आर्थिक संगठन है जिसकी स्थापना 1960 में आर्थिक प्रगति और विश्व व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए की गई थी, ठीक है। प्रश्न नंबर 84 क्या है? किस अधिनियम ने 1930 के दशक की शुरुआत में सैकड़ों उत्पादों पर अमेरिकी टैरिफ बढ़ाया?
तो स्मूथ हावेल टैरिफ अधिनियम ने बढ़ाया था, ठीक है। किस अधिनियम ने? स्मूथ हावेल टैरिफ अधिनियम ने 1930 के दशक की शुरुआत में सैकड़ों उत्पादों पर अमेरिकी टैरिफ बढ़ाया था। प्रश्न नंबर 85 है, प्रत्येक वर्ष किस दिन को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। प्रश्न नंबर 86 क्या है आपका? पंचशील में शामिल सिद्धांतों की संख्या है, कितनी है? 5 है। वो 5 सिद्धांत कौन कौन से हैं? देखिए 5 सिद्धांत वो हैं, ये एक दूसरे की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की पारस्परिक मान्यता, गैर आक्रामकता संधि, एक दूसरे के घरेलू मामलों में पारस्परिक गैर हस्तक्षेप, समानता और पारस्परिक लाभ, शांति में सह अस्तित्व। ठीक है, ये पंचशील के सिद्धांत हैं। ध्यान रखिएगा, पंचशील का सिद्धांत नहीं है, तो बताइए कौन सा नहीं है इसमें से? अभी मैंने ऊपर पढ़ा है, गैर संरेखण नहीं है। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट है आपका। देखिए पंचशील का अर्थ है, पंचशील का अर्थ क्या होता है? भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए दिशा निर्देश है ये पंचशील। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है 88 का। प्रश्न नंबर 89 है, भारत के प्रधानमंत्री कौन थे जब पंचशील को अपनाया गया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है आपका। पंचशील समझौते पर 29 अप्रैल 1954 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और चीन के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? चाउ एन-लाई ने हस्ताक्षर किए थे पंचशील सिद्धांत पर। चलिए प्रश्न नंबर 90 आपका पूछा है, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में कभी भी नियुक्त नहीं किया गया है? तो न्यायमूर्ति पी सदाशिवम को नहीं नियुक्त किया गया। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट है। इन तीनों लोगों को किया गया है, इनको भी याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 91 है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो दिल्ली में है। ए ऑप्शन करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 92 है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम में कब परिवर्तन किए गए? देखिए जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम है, इसमें 2 बार परिवर्तन किए गए थे, एक बार 2006 में और एक बार 2019 में। ठीक है, किसने किया था 2019 में? अमित शाह ने। ठीक है, देखिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ठीक है, NHRC, ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC अधिनियम में साल 2006 और 2019 में बदलाव किए, 2 बार किए गए हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 93 है, यूएनए द्वारा स्थापित एजेंसियां हैं महिलाओं की स्थिति पर आयोग, महिलाओं के खिलाफ भेदभाव उन्मूलन पर समिति, ये दोनों हैं। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे आपके, ए और बी दोनों। प्रश्न नंबर 94 आपका, निम्नलिखित में से किस पीढ़ी के अधिकार को हरित अधिकार के रूप में जाना जाता है? तो जो तृतीय पीढ़ी है, ठीक है, तीसरी पीढ़ी है, इसे ठीक है हरित अधिकार के रूप में जाना जाता है। 94 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। प्रश्न नंबर 95 आपका, सरकार द्वारा निर्धारित बाधाओं या प्रतिबंधों को हटाने के रूप में जाना जाता है? तो उदारीकरण को जाना जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट है 95 का। प्रश्न नंबर 96 क्या है, वैश्वीकरण का अर्थ निम्नलिखित में से किसके प्रवाह से है? तो पूंजी, वस्तु और प्रौद्योगिकी एवं विचार पर है। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 97 है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1993 में की गई थी। प्रश्न नंबर 98 क्या है, निम्नलिखित में से किस शहर ने भारत में पहली बार विश्व सामाजिक मंच WSF की बैठक की मेजबानी की? तो यह मुंबई में की गई थी। ठीक है, यह ऑप्शन करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 99 क्या है, विश्व व्यापार संगठन WTO में कितने सदस्य हैं? तो 164 सदस्य हैं। बी ऑप्शन करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 100 है, यथार्थवाद प्रत्येक राज्य के मूल उद्देश्य को देखता है? तो राष्ट्रीय हित को बढ़ावा देने और इस उद्देश्य के लिए सत्ता हासिल करने के लिए। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। इस क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।